So today we are starting with the glycolysis. इससे पहले लेक्चर में हमने एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस डिटेल में। सो ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं एंड इन दिस प्रोसीजर 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं एंड जिसमें हमारे पास ATP प्लस NADP की प्रोडक्शन होती है। ये NADP फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP को कन्वर्ट हो जाता है, 1 NADP 3 ATP में कन्वर्ट होता है। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ऑल सेल्स में होती है। इट डज नॉट नीड एनी ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, एंजाइम्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ ग्लूकोज एंटर होने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लड है, दिस इज़ सेल आर टिश्यू, सो फ्रॉम ब्लड टू इंटरस्टिशियल, ये इंटरस्टिशियल है, फ्रॉम ब्लड टू इंटरस्टिशियल no transporters are required, but from interstitial to cells transporters are required. हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज जो है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एंड ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर और को ट्रांसपोर्टेड ग्लूकोज के साथ जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो वो हम कहलाते हैं को ट्रांसपोर्टर। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम उसे कहते हैं कि डिफ्यूजन यूजुअली डिफाइन इज हाई फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। बट व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके, सो ये हमारे पास फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन है, मगर नीड ट्रांसपोर्टर्स। अब पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पढ़ेंगे कि कौन से ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास ग्लूकोज के लिए है। हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को हम ग्लट कहते हैं, ग्लट। हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 7 है, 6 को स्किप करके 1 to 7। हमारे पास ये ट्रांसपोर्टर डिफरेंट जगह पर मौजूद होते हैं, जैसे 1 and 3 हमारे पास CNS प्लस RBC में प्रेजेंट होते हैं। 4 हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन के बगैर ये ग्लूकोज को इंटर नहीं कर सकता। फिर हमारे पास जो 2nd 5th and 7 रहते हैं, 2nd हमारे पास होता है लिवर एंड बीटा सेल पैनक्रियाज। ओके, इसके बाद है 5 हमारे पास है फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन टेस्टिस। 7 हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस इंडोप्लाज्मिक में होता है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो दिस इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फिर को ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। सो को ट्रांसपोर्टर में हमारे पास ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर आता है, जिसमें ग्लूकोज के साथ सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ग्लूकोज इंटर हो गया सेल में, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जब ग्लूकोज इंटर हो जाता है तो उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ हमारे पास 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेजेस, it is present in usually all cells, and glucokinesis present in liver and beta cell of pancreas। अब ये ग्लूकोकाइनेज जो है तो ये हमारे पास तब काम करता है जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और ये ग्लूकोज को स्टोर करता है। जब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज
जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस फॉरवर्ड में जा रहा है, एटीपी की ज़रूरत है, तो स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्लाइकोलिसिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेस को इनहिबिट करेगा। जबकि ग्लूकोज जो है इंक्रीज कंसनट्रेशन में है, तो ये ग्लूकोकाइनेस को स्टिमुलेट करेगा। सो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। सो दिस इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप। ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर सेल से बाहर नहीं जा सकता। सो इसलिए ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसके बाद दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है आइसोमेरेज। क्योंकि ये आइसोमर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। फिर उसके बाद फिर भी फोस्फोराइलेशन है। फोस्फोराइलेशन क्या है? मीन एडिशन ऑफ फोस्फेट। और जब भी एडिशन ऑफ फोस्फेट होगा तो यहाँ पर एटीपी यूज़ होगा इनटू एडीपी। ये हम एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसीजर है, मगर पहले एटीपी यूज़ होता है पर उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पर अगेन फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो फिर एटीपी इंटू एडीपी। ये हमारे पास फोस्फोराइलेशन। और ये फोस्फोराइलेशन जो है, ये वाला स्टेप, ये हमारे पास रेट लिमिटिंग है। ये भी फोस्फोराइलेशन रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये फोस्फोराइलेशन स्टेप भी रेट लिमिटिंग है। ये हमारे पास जब इंक्रीज एटीपी हो, एटीपी ज़्यादा हो, मतलब एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ग्लाइकोलिसिस फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये इनहिबिट करेगा, ये प्रोसीजर इनहिबिट करेगा। फिर सिट्रेट है, सिट्रेट भी इनहिबिट करेगा। सिट्रेट इज़ एन इंटरमीडिएट, ये भी इनहिबिट करेगा। एएमपी ये उसको स्टिमुलेट करेगा। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो इस पॉइंट पर हमारे पास इनहिबिट और स्टिमुलेट करते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी यूज़ होता है, तो एटीपी। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है, तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन इन 3 कार्बन, यहाँ पर हमारे पास है 6 कार्बन। 6 कार्बन ब्रेक होते हैं, 3 कार्बन इन 3 कार्बन। यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है एल्डोलेज। फिर जो प्रोडक्ट्स है वो डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर जितने भी ग्लूकोज के आगे स्टेप्स है ग्लाइसरेल्डिहाइड के, वो 2 टाइम्स रिपीट होंगे, क्योंकि हमारे पास 1 ग्लूकोज से 2 ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस हो गया। अब ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट फॉर्म करता है। एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड यहाँ पर हमारे पास NAD कन्वर्ट होता है इनटू NADH। ये NADH पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 3 ATP यूज़ करते हैं। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, मगर यहाँ पर एक शंट है जो RBC में होता है, ऐसे कहते हैं RBC शंट पाथवे। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो म्यूटेज एंजाइम है, म्यूटेज, वो 1,3-फॉस्फोग्लाइसरेट को जो 1 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है उसको 2 कार्बन पर अटैच कर देता है, तो ये बनता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। और ये फिर आरबीसी में ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बीटा जेन्स जो होते हैं वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं, उस वजह से ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड होती है टू द टिश्यूज़। फिर यहाँ पर ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट है इंटू 3-फॉस्फोग्लाइसरेट आर्सेनिक पॉइजन में इस तरह होता है कि ये वाला स्टेप स्किप हो जाता है। आप देखें तो NADH प्रोडक्शन यहाँ पर होती है और यहाँ पर ADP से ATP फॉर्म होता है।
तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आर्सेनिक पॉइजन में ये वाला स्टेप डायरेक्टली इनटू 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला स्टेप स्किप करता है। सो आर्सेनिक पॉइजनिंग में ग्लाइकोलिसिस तो कंटिन्यू होती है मगर उसमें एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पर एंजाइम जो है फॉस्फोग्लाइसिरोकाइनेज यूज़ होता है, फॉस्फोग्लाइसिरोकाइनेज। ओके, फिर हमारे पास आगे जो स्टेप्स है, यहाँ पर एटीपी जो फॉर्म हुआ है, ये वाला एटीपी, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ पर लिख देती हूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ओके, हमारे पास NAD और FADH से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनता है तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के ज़रिए ATP फॉर्म होता है। मगर यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसने खुद ATP एक रिमूव कर दी है, जैसे 1,3 बिस फॉस्फो तो सिर्फ 3 रह गया, 1 कार्बन से रिमूव कर दी, तो सबस्ट्रेट ने खुद फॉस्फोराइलेशन की है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसे कहा जाता है। फिर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है इनटू, बड़ा कर लिया, जगह नहीं है इसलिए कम जगह में लिखूंगी। फिर है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट और ये यहाँ पर जो एंजाइम है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इंटू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट और यहाँ पर एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज यूज़ हुआ है। इसके बाद है हमारे पास एक रेट लिमिटिंग स्टेप दूसरा आ गया। यहाँ पर एंजाइम है एनोलेज एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय द फ्लोराइड और प्रोडक्ट हमारे पास है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पायरुवेट की निशानियाँ नज़र आ रही है, सो मतलब कि एंड नज़दीक है। फिर एनोलेज 2-फॉस्फोग्लाइसरेट एनोलेज यूज़ हो जाता है रिमूवल ऑफ वाटर इस स्टेप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर ये स्टेप जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट एंड एंजाइम यूज़ होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सॉरी ऊपर लिख देती हूँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और यहाँ पर 1 ADP इंटू ATP। सो ये हमारे पास यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन हो गई है, यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन हो गई है एंड यहाँ पर NAD फॉर्म हो गया है। यहाँ पहले जो कुछ स्टेप्स थे उसमें ATP कंज्यूम हुए हैं मगर आगे ATP की प्रोडक्शन हो गई है। ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हमारे पास 2 ATP यूज़ होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एक ग्लूकोज यूज़ होता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP उस स्टेप्स में कंज्यूम हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटू 1,3-फॉस्फोग्लाइसरेट स्टेप है उसमें 1 NADH फॉर्म होता है। 1 NADH तो उसमें फॉर्म होता है मगर वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट स्टेप के बाद है तो वो 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो फिर हम डबल डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो फिर हम डबल काउंट करेंगे। 1 NADH प्रोड्यूस हुआ है मतलब कि 3 ATP 1 NADH फॉर्म करता है। जब हम डबल लेंगे तो 2 NADH फॉर्म हुआ है, 6 ATP फॉर्म होंगे। फिर हमारे पास 2 ATP फॉर्म होते हैं मगर जबकि 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एक से 2 ATP प्रोड्यूस होगा, दूसरे से 2 ATP प्रोड्यूस होगा तो 4 ATP। 6 + 4 10 हो गए, 2 यूज़ हो गए, नेट हमारे पास जो है वो 8 ATP। सो दिस इज़ द एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल RBC है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करती है तो सिर्फ वो यही ATP यूज़ कर देता है, NADH भी वो यूज़ नहीं करता, वो फिर NADH ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यूज़ करता है मगर सिर्फ वो ATP कम है मगर उसके लिए काफ़ी होते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है फिर ये NADH हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर हमारे पास ATP फॉर्म होते हैं जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं।